नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकाज की बात और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंत्रालय की सत्ता के गलियारों की, जहां से निकलती हैं कई खास खबरें, लेकिन बहुत सारी खबरें वहीं दब के रह जाती हैं और उन्हीं खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं इस प्रोग्राम के जरिए। तो चलिए, पिछले हफ्ते क्या कुछ खास रहा राजकाज के मद्देनजर मंत्रालय में, विधानसभा में या फिर कह सकते हैं प्रशासनिक महकमे में, इस पर हम करेंगे चर्चा। शुरू करते हैं राजकाज की बात। तो राजकाज से जुड़ी खबरों पर चर्चा के लिए हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी का और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए। इन दोनों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात आज की पहली खबर की। देखिए, पद का मद कई बार ऐसे फैसले करवा देता है जो पद नहीं रहने पर गले की फांस बन जाते हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन में 9 साल पहले मन मर्जी से की गई संविदा नियुक्तियां ऐसा ही एक मामला है। इसकी आंच अब पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और ग्रामीण विकास विभाग में रहे मनोज श्रीवास्तव और अशोक शाह तक पहुंच गई है। नियुक्तियां करवाने वाले सभी अधिकारी तो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन फांस अभी भी अटकी हुई है। मामला अब ईओडब्ल्यू तक पहुंच गया है। दरअसल एक अन्य शिकायत भोपाल कोर्ट में भी विचाराधीन है और इससे बचने के लिए सरकार ने मामले की चौथी बार जांच शुरू कराई, लेकिन यह नाकाफी देख लगे हाथों ईओडब्ल्यू का भी सहारा ले लिया गया ताकि सनद रहे कि जांच जारी है। तो रवि जी, सबसे पहले आप ही विस्तार से बताइए, मामला क्या था और इतने बड़े बड़े अधिकारियों पर ये क्यों उनके गले की फांस बन रही है मामला? हाँ बिल्कुल दीपेश, हालांकि ये 2015 का मामला है। उस समय एलएम बेलवाल ग्रामीण आजीविका मिशन के हेड हुआ करते थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं। और तत्कालीन जो मुख्य सचिव रहे इकबाल सिंह बैस, अच्छा। ने उन उस समय जब इस नियुक्तियों को लेकर कुछ नियुक्तियां, संविदा नियुक्तियां की गई और उन नियुक्तियों की लेकर शिकायत हुई, तो देखिए लगातार मतलब इस विभाग की जो ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने जांच की। और जांच में सही वास्तविकता है कि देखिए 3 बार की जांच रिपोर्ट में जांच सही पाई गई। अच्छा। यानी जो आरोप थे वो सही पाए गए कि हाँ वाकई में नियुक्तियां मन मर्जी से की गई हैं। अच्छा। यहाँ तक कि जो भी ग्रामीण विकास के जो तत्कालीन मंत्री थे उन्होंने भी इस बात की इसका विरोध करते हुए इसकी सिफारिश की थी कि ये नियुक्तियां जो है वो पीईबी के माध्यम से की जाएं, अच्छा। ताकि एक फेयर एक पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन मंत्री की जो राय थी उसको दरकिनार करके अधिकारियों ने अपने मनमाफिक तरीके से नियुक्तियां की और नियुक्तियों के चलते कहीं ना कहीं अब वो मामला देखिए लगातार कोर्ट में है। सरकार को चौथी बार जांच करानी पड़ रही है। आप इससे अंदाजा लगाइए, जब 3 बार की जांच में मामला सही पाया गया और जो तत्कालीन रोजगार गारंटी परिषद की सीईओ थी नेहा मराबिया, उन्हें तो बल्कि वो सही जांच रिपोर्ट देने पे प्रताड़ित भी किया गया था कि कैसे उन्हें मनीष रस्तोगी ने अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था, कोई काम नहीं दिया उन्हें लंबे समय तक। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा विवाद कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी कराते रहा है। लेकिन सरकार भी अब जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो अपनी साख बचाने के लिए लगातार जांच पर जांच कराते रहे और अब चौथी बार जांच हो रही है। सबसे बड़ी बात, सांसद विवेक तनखा ने तो इस पर सवाल भी खड़े किए कि भाई चौथी बार, 3 बार जांच हो गई, अब चौथी बार कौन सी जांच बची है। लेकिन देखिए अब सीजीएम कोर्ट में भी जब मामला पहुंचा तो उसके लिए जांच तो शुरू हुई, अब साथ में एक शिकायत पहुंच गई है ईओडब्ल्यू। कहा तो ये जा रहा है कि शिकायत पहुंची नहीं, पहुंचवाई गई है। अच्छा। ताकि एक ईओडब्ल्यू में बताया जा सके कि भाई ये सरकार भी इसकी एजेंसी भी जांच कर रही है। तो ये एक तरीके से दिखाता है कि किस तरह से पद पर रहते हुए अधिकारी मतलब मन माफिक काम करते हैं, मन मर्जी से काम करते हैं। ये उसका एक बिल्कुल जीता जाता उदाहरण है। तो देखिए महेंद्र जी, कई बार कहा जाता है जांच चल रही है, जांच जारी है, सवाल भी उठते कि भाई वो रिपोर्ट कब आएगी, लेकिन 3 बार रिपोर्ट आने के बाद फिर एक और जांच। देखिए ये बड़ा एक पेचीदा मामला है और इस मामले में निश्चित तौर से अब जांच तो हो ही रही है। विधानसभा के कई क्वेश्चन भी हमने देखे हैं कि इस मामले को लेकर लगाए गए हैं। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि एक जो एलएम बेलवाल रहे उस समय और पूरा आजीविका मिशन है, उसे ही सरकार अपनी बैकबोन बताती है, उसे ही महिला सशक्तिकरण से जोड़ती है। और उसी आजीविका मिशन में यदि इस तरीके के फर्जीवाड़े होते हैं तो फिर भरोसा किस पर किया जाए। क्या जो आरोप लगा रहा था विपक्ष, क्या वो ठीक थे? और जब 3 बार किसी मामले की अब हम देखें, यदि पिछले कई मामले ऐसे कि जांच होने से पहले ही सजा दे दी जाती है, तो ऐसा भी इस सरकार में देखा है। तो ये जांच पूरी हो चुकी, 3 बार हो चुकी,
अब फिर चौथी बार जांच और उसके बाद फिर ईओडब्ल्यू अब जांच करेगी, तो ये क्या मामला कोर्ट में भी बेचारा दिन। भाई कुछ एक्शन तो होना चाहिए ना, जो कर गए अधिकारी अब तो वो तो आराम से हैं भाई, रिटायर्ड हो गए, अब क्या लेना देना। और जो LM बेलवाल थे वो भी रिटायर्ड हो गए, तो अब बाकी बचा तो जो सरकार के भरोसे, अब सरकार उस पर निपटे जो भी करना हो। लेकिन यदि इन मामलों में गंभीरता से जांच के बावजूद भी, दोषी होने के बावजूद भी सजा नहीं मिल रही है, आगे आने वाले अधिकारी भी यही करेंगे, तो ये एक नजीर पेश होना चाहिए। हालांकि मामला कोर्ट में, अब देखते हैं क्या होता है। चलिए, बात अगली खबर की करते हैं। राज्य के पाठ्य पुस्तक निगम में महिला वित्त महाप्रबंधक अंजू सिंह के खिलाफ मिली शिकायत देख शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप भी भौंचक के रह गए। शिकायत भी पूर्व शिक्षा मंत्री के कार्यालय से मिली। इसमें बताया गया कि निगम की वित्त महाप्रबंधक की सर्विस बुक में 2 अलग अलग पतियों के नाम का जिक्र है। यही नहीं, महिला अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की एक लंबी फहरिस्त मंत्री राव उदय प्रताप के सामने आई, जिनमें कर्मचारियों का GPF और ठेकेदारों से मिली GST राशि का खजाने में जमा नहीं करना, गुम हुई रसीदों का पुनर्भुगतान जैसे मामले शामिल हैं। मंत्री को पहली शिकायत ज्यादा गंभीर लगी और महिला अधिकारी की पहचान को संदिग्ध बताकर उनके मूल विभाग यानी वित्त में वापस भेजा गया। बैठक खत्म होते ही महिला अधिकारी को रिलीव भी कर दिया गया। निगम के अधिकारी अब इस बात की भी पड़ताल कर रहे हैं कि कहीं एक ही नाम की 2 अधिकारी तो नहीं है, लेकिन इस गफलत में सालों निकल गए और महिला अधिकारी अपना काम बना कर वापस जो है लौट भी गई। तो ये भी देखिए रवि जी, एक और किस तरह सरकारी ढर्रा काम करता है कि एक अधिकारी है वो एक ही है कि 2 हैं, मतलब ये पता करने में, बताइए। बिल्कुल दीपेश, इसी को भर्राशाही कहते हैं। सरकारी दफ्तरों में जो भर्राशाही शब्द इस्तेमाल होता है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आप देखिए कि वित्त विभाग की अधिकारी वो पाठ्य पुस्तक निगम में डेपुटेशन पर भेजी जाती हैं, काम करती हैं लंबे समय तक, तमाम तरह की शिकवे शिकायतें उनके खिलाफ होते हैं, तमाम आरोप भ्रष्टाचार के लगते हैं, लेकिन वो काम करती रहती हैं। अभी जब नए शिक्षा मंत्री, और नए इसलिए कहूँगा कि देखिए चूँकि पाठ्य पुस्तक निगम की तो पहली बार ही संभवतः समीक्षा की होगी, तो जब मंत्री ने समीक्षा की और उनके सामने जब ये तमाम चीज़ें आई, तो उन्होंने भी माथा ठोंक लिया और उन्होंने कहा भैया ऐसी महिला जिसकी पहचान ही संदिग्ध है, ऐसी महाप्रबंधक से तो अच्छा है कि भैया पाठ्य पुस्तक निगम बिना महाप्रबंधक के रहे। और फिर इतनी सारी शिकायतें, भाई अधिकार कर्मचारियों का GPF नहीं जमा हुआ। अब आप सोचिए कि अगर कोई कर्मचारी उसका लाभ लेना चाहे तो वो क्या करेगा, जबकि आमतौर पर सरकारी दफ्तरों में ऐसा देखने में नहीं होता है, लेकिन गजब का मतलब कार्यशैली सामने आई है। तो स्वाभाविक तौर पर फिर मंत्री जी को जो है उनको लगा कि पहली शिकायत ज़्यादा गंभीर है, यानी महिला के अब 2 पतियों के नाम उनकी सर्विस बुक में होना। उन्होंने कहा भैया इन्हें वापस अपने विभाग में भेज दो, वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, लेकिन महेंद्र जी, ये क्या सिस्टम है कि अगर कोई संदिग्ध है, उस पर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, तो आप रिलीव कर दीजिए मूल विभाग में। हम तो कह रहे हैं जांच क्यों नहीं हो रही है ऐसे मामलों में, कि आखिर इन पे जो आरोप लगे उनमें कितनी सच्चाई है। बिल्कुल, देखिए जब शिकायत मिली तो पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, लेकिन यदि राव उदय प्रताप ने सोचा होगा कि भाई अपन पहले इससे निपटे कि हम अपने विभाग से पल्ला झाड़े, फिर अगली बार देखेंगे, अब अगली जगह जाएंगी तो क्या होगा। लेकिन ये शिकायतों पर गंभीरता से जांच, जिस विभाग में वो लौटी हैं वहाँ भी भेजना चाहिए था एक पत्र कि आखिर इनकी जांच की जाए या इससे संबंधित। लेकिन अब जो शिकायत करता है वो वहाँ भी कहाँ छोड़ेंगे, वहाँ भी अभी कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी। पर हकीकत यही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। नाम में गड़बड़ी हो सकती है, चलिए ठीक है, लेकिन अब यदि 2 जगह हैं और 2 स्थानों पर पति के नाम अलग हैं, तब तो मामला बेहद ही ऐसा हो जाता है कि पहले तो पहचान करवानी पड़ेगी भाई व्यक्ति की कि आखिर ये मामला क्या है, कि ये कौन है। तो ऐसे के बाद फिर बाकी की भ्रष्टाचार गड़बड़ियों की शिकायत पाठ्य पुस्तक निगम में, और निगम है पाठ्य पुस्तक का, तो फिर देखिए उसमें तो पहले भी ऐसे मामले आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात दीपेश इसमें ये है कि देखिए पूर्व शिक्षा मंत्री के यहाँ से शिकायत जी, आई, इंदर परमार के यहाँ से कि भाई आपके यहाँ ऐसी ऐसी व्यवस्था है, आप उसे देख लीजिए। अच्छा, और पूर्व शिक्षा मंत्री जब तक रहे तब तक कोई शिकायत नहीं थी, मतलब ये भी आश्चर्य की बात है। तो अपने आप में ही सब कुछ यहाँ मतलब ऐसा है जैसे शिक्षा विभाग में गोलमाल है ना, तो शिक्षा विभाग में तो ऐसा भी था कि देखिए कि यहाँ के शिक्षा कर्मी जो है नगरीय निकायों में भी काम करते थे, ये भी सुनने में आया था और ऐसा हुआ भी। तो कई चीजें ऐसे नवाचार होते रहते हैं और शिक्षा विभाग में कुछ भी संभव है। पर पूर्व मंत्री के यहाँ से शिकायत आना और वर्तमान मंत्री का एक्शन लेना, उसके बाद तो फिर उनका भी कार्यकाल कटघरे में खड़ा हो जाता कि ऐसे अधिकारी फिर पदस्थ क्यों रहे भाई। बिल्कुल, चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर।
राज्य पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों को इस साल आईपीएस संवर्ग आवंटित होगा। इसके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक करने का प्रस्ताव गृह विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग को भेजा। इसमें एक पद के लिए 3 अधिकारियों के नाम के हिसाब से 12 अधिकारियों के नाम भेजे गए हैं। उधर राज्य प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों को भी आईएएस अवार्ड मिलेगा। इसके लिए संभागायुक्तों से रिपोर्ट मिल गई है। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अनुमोदन से प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजकर ये जो है तैयारियां की जा रही हैं। रवि जी, क्या मायने इस पूरी कवायद के? देखिए बिल्कुल दीपेश, हालांकि ये हर साल की प्रक्रिया है कि राज्य से पुलिस सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के जो उत्कृष्ट सेवा करने वाले का अधिकारी है उन्हें ये अवसर दिया जाता है कि उन्हें आईएएस अवार्ड मिले। उनके एकेडमिक करियर को देखते हुए तमाम डिसीजन होते हैं। और आप देखिए कि चूंकि अब अगर राज्य पुलिस सेवा की बात करें तो 95-97 बैच के जो अधिकारी हैं उन्हें अवसर मिलना है। तो स्वाभाविक तौर पर उनमें से जो नाम हैं, क्योंकि एक पद के अगेंस्ट में 3 नाम भेजने की परिपाटी रही है। अच्छा। और वैसे ही फिर आप 4 है तो 12 नाम जो है वो यूपीएससी को भेजे गए हैं। और इसी तरह राज्य प्रशासनिक सेवा में भी 8 चूँकि आईएएस के जो कैडर का जो पद इस साल मिलना है, इस साल तो क्या 2025 में ही नए साल में मिल पाएंगे वो, तो स्वाभाविक तौर पर उनके लिए भी 12 नाम मैंने जो कमिश्नर हैं उनसे बुलवाए गए थे, संभागायुक्तों से नाम बुलवाए गए। वैसे 8 के अगस्त में जो है वो 24 नाम वो भी अब जीएडी पहुंच गए हैं और उनको जल्दी अनुमोदित करके और यूपीएससी को भेजा जाएगा। और संभवतः देखिए नवंबर में जो है डीपीसी हो जाएगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया है ना, जनवरी 25 से 8 आईएएस नए मिल जाएंगे और 4 आईपीएस मध्य प्रदेश को नए मिल पाएंगे। जी जी, मयंक जी, इसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे? हाँ, जो है रूटीन वर्क है और राज्य सरकारों के जो अधिकारी होते हैं, जो कहते हैं चाहे वो सिविल सर्विस के हों या फिर स्टेट पुलिसिंग के हों, निश्चित तौर से उनके अनुभव के आधार पर यदि सीनियर हो जाते हैं वो, तो फिर उन्हें एक कम से कम उनके लिए ये ऑनर की बात होती है कि उन्हें आईपीएस का दर्जा मिले, उन्हें आईएएस का दर्जा मिले। और ये रूटीन प्रक्रिया, देखिए इसमें भी बहुत सारी चीज़ें बहुत हिडन रखी जाती हैं कि एक पद के लिए कहीं 4 नाम मांगे जाते हैं, कहीं एक पद के लिए 3 नाम। तो यहाँ से सरकार भेज देती है, लेकिन वहाँ किसको तय करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं होना है, क्योंकि सभी इक्वल वैलेंट होते हैं। तो ऐसे में अब जिसकी वहाँ भी ऐसी संभावनाएं होती हैं कि तीनों के 3 या चारों के 4 नहीं हो सकते, लेकिन एक एक करके होंगे। फिर कम से कम ये आगामी प्रक्रिया चलेगी। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, इससे लेकर प्रशासनिक जमावट जारी है। इसी क्रम में हाल ही में श्योपुर जिला कलेक्टर लोकेश कुमार जांगीड़ को हटाकर उनकी जगह किशोर कान्याल को पदस्थ किया गया। कान्याल वन विभाग में उप सचिव हैं। वन मंत्री रामनिवास रावत को श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से उपचुनाव लड़ना है और कान्याल की नई पदस्थापना को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी ओर श्योपुर से हटाए गए जांगीड़ की कलेक्टरी हालांकि बरकरार रखी गई और उन्हें निवाड़ी भेजा गया है, जबकि सामाजिक कार्यकर्ताओं के आक्रोश के शिकार हुए और मातहतों से पटरी नहीं बैठा सके निवाड़ी कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा को मंडी बोर्ड में अपर संचालक बनाया गया। यानी वे अब सोयाबीन धान खरीदी का काम देखेंगे। तो रवि जी, बहुत अहम रहा ये हफ्ता तबादलों के हिसाब से। चुनावी जमावट के मद्देनजर किस प्रकार देखते हैं जो ये तबादले? देखिए दीपेश, बिल्कुल जो कि अभी बीजापुर में एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश सरकार का हुआ, वन समितियों का कार्यक्रम हुए और आपको ध्यान होगा कि फिर उसी शाम को ये 2 आदेश निकलते हैं, जिसमें श्योपुर कलेक्टर को हटा के निवाड़ी और जो उप सचिव वन विभाग में उप सचिव रहे किशोर कान्याल, हालांकि वो तो पदभार ग्रहण कर चुके हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनको जो है वो श्योपुर की कमान सौंप दी जाती है। अब कहा यह जा रहा है कि चूंकि वन विभाग में किशोर कान्याल रहे और वन मंत्री फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर बात है कि इसे उसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि इसका फायदा जो है किशोर कान्याल को कहीं ना कहीं मिला। किशोर कान्याल प्रमोटी आईएएस अफसर है, हालांकि काफ़ी व्यवहार कुशल है और जिलों में पहले भी रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनकी जो कार्य क्षमता है, जो दक्षता है, उसका लाभ सरकार चाहती है कि बीजापुर चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो। इसके चलते संभवतः उन्हें ये मौका दिया गया है। और चूंकि लोकेश कुमार जांगड़ भी देखिए एक बेहतरीन अधिकारी है और ताकि उन्हें किसी तरह का वो हर्ट ना हो, उनको यह ना लगे कि भाई मुझे तत्काल क्यों हटाया गया, तो उनको जो है निवाड़ी का दायित्व। और निवाड़ी में चूंकि स्थिति इस तरह की स्थितियां बन रही थी कि जो निवर्तमान जो कलेक्टर है अरुण
विश्वकर्मा, वो उनकी कहीं ना कहीं मातहतों से, एक तो जो पटरी नहीं बैठी थी, एक तहसीलदार को उन्होंने इतना जोर से डांटा कि वो बीमार पड़ गए थे। अच्छा। बल्कि एक जन सुनवाई के दौरान एक समाज सेवी ने उन पर जूता फेंका और कहा कि ठीक है आप मुझे जेल भेज दो। यानी इस तरह की स्थितियां एक कलेक्टर के सामने पैदा हो जाना, वो भी कहीं ना कहीं देखिए कलेक्टर जो है एक तरीके से शासन के उस जिले में के प्रतिनिधि के तौर पर होता है, और कहीं ना कहीं अगर उसके साथ अगर कुछ हो रहा है तो फिर वो पूरी सरकार की किरकिरी उससे होती है। तो इसीलिए अरुण तो विश्वकर्मा, ऐसे अधिकारियों को हटाना ही उचित समझती बिल्कुल, है सरकार तो की भाई। उनको विश्वकर्मा बिल्कुल। जी को हटा, अब देखिए सबसे अहम चीज ये है कि उनको हटाकर अब धान खरीदी में लगा दिया गया है। तो ये एक अब ये भी एक सिस्टम है कि अब निचले लेवल पर फिर से उनकी कनेक्टिविटी जनता से रहेगी, तो हो सकता है सरकार किसानों से तो रहेगी कम हाँ, से कम। किसानों से रहेगी, लेकिन अब लेकिन देखिए- बहन जी, जो किशोर कान्याल को जो भेजा गया श्योपुर कलेक्टर बना करके, ये वही कान्याल साहब हैं जो शाहजहांपुर में एक ऑटो चालक से बदसलूकी, जिनका वीडियो वायरल हो गया था, फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनको तुरंत वहां से हटा के संदेश दिया था कि भाई किसी से भी बदसलूकी जो है बर्दाश्त नहीं की हाँ। जाएगी। हाँ ठीक बात है, लेकिन अभी देखिए वो वन विभाग में पदस्थ थे और वन मंत्री वही हैं जिन्हें श्योपुर से उपचुनाव में फेस करना है। तो हो सकता है कि इतने बीच में, जितने बीच में वो वन मंत्रालय उन्हें मिला है, उनसे थोड़ा सा उनकी पटरी बैठ गई हो, या लगता हो उन्हें कि ये गुड लिस्ट में है तो उनको सिफारिश की हो, ये भी हो सकता है। और हम जो कह रहे हैं ये भी नहीं हो सकता है, दोनों ही बातें हैं कि भाई मुख्यमंत्री की मंशाओं को इनको भेजा जाए, पर ये जो चांस हैं वो कम है मंशा के अनुरूप ही। तो इसलिए वो सियासत में जो है ये जो आरोप हैं अब उन पर लगेंगे, और अभी चुनाव आयोग चुनाव की आचार संहिता लगने दीजिए वहाँ, तो निश्चित तौर से फिर तो कुछ ना कुछ शिकायतें भी होंगी, विपक्ष करेगा। आप देखिए जब इस तरीके की चर्चाएं उठेंगी तो फिर विपक्ष भी हमलावर होगा। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की। कुछ कलेक्टर लीक से हटकर काम कर लोकप्रियता हासिल करते हैं। साल 2014 बैच की युवा महिला अधिकारी भव्या मित्तल और झाबुआ कलेक्टर नेहा मीणा ऐसी अधिकारी हैं। भव्या को जल जीवन मिशन में किए गए बेहतर काम के लिए बीते साल का प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है। बुरहानपुर केला उत्पादन के लिए जाना जाता है और साल के शुरुआती महीनों में उन्होंने केला फेस्टिवल का अनोखा आयोजन कर जिले के इस उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी। अब वो केले के फसल के रेशों से बनी हैंडलूम्स उत्पादन और कला को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही हैं। और इसी तरह झाबुआ कलेक्टर नेहा ने भी झाबुआ की उड़ान नाम से एक नवाचार शुरू किया। बैचमेट दोनों ही महिला अधिकारियों में काम को लेकर अलग तरह की प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। तो ये अच्छी खबर, रवि जी की अधिकारी जो है इसे क्रिएटिव सोच रहे हैं और जनता से जुड़े मामलों पर उनका इस कदर ध्यान भी, और जिलों की तारीफ के लिए भी वो काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल दीपेश, हालांकि देखिए पहली बात अगर करें बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल की, तो वो उनको पिछले साल है ना 2023 का प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड भी ऐसे ही नवाचारों के लिए मिल चुका है। खास करके जल जीवन मिशन में बुरहानपुर में जो सफलता अर्जित की है, ये पूरे देश में वो जिला अव्वल रहा, तो निश्चित तौर पर उसका श्रेय कहीं ना कहीं कलेक्टर को जाता है। जिस शिद्दत के साथ उन्होंने वो काम को अंजाम, जिस मिशन को अंजाम दिया, तो उसके चलते उन्हें अवार्ड मिला। अब वो, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना वो काम अवार्ड मिल गया तो रोक दिया। वो अपना निरंतर जो है वो जिले के विकास के लिए, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कैसे विकास हो सकता है उस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी फरवरी में देखिए उन्होंने पहली बार एक ऐसा हुआ कि बुरहानपुर के केले का फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी जो है वो शामिल हुए। यानी केले की पहचान करना अनोखा, अपने आप में एक अनोखा फेस्टिवल था। और अब इसी केले से और क्या हैंडलूम्स के उत्पादन बनाए जा सकते हैं उसके रेशों से, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। इसी तरह आप देखिए कि जो झाबुआ की कलेक्टर हैं नेहा मीणा, वो भी इन्हीं की बैच की, भव्या मित्तल की बैच की अधिकारी हैं, युवा अधिकारी है। उन्होंने भी झाबुआ की उड़ान के नाम से कई नवाचार किए। आप देखिए इससे पहले अलीराजपुर का तो जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई थी। और ऐसे ही होशंगाबाद कलेक्टर सोनिया मीणा भी जो है वहाँ पर कैदियों को जो वो होता है कोकीन वगैरह, उससे जो पैदा होता है उसको सिखाने के लिए वो काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। तो ये एक दिखाता है कि कई महिला अधिकारी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। यानी जो युवा अधिकारी है उनकी सोच है कि भाई हमें कैसे प्रदेश का विकास करना है, कैसे उस जिले का विकास करना है। ठीक है, ऐसे कई कलेक्टर हुए हैं बहन जी जिन्होंने कई मिसालें कायम की हैं। बिल्कुल। जैसे एक कलेक्टर साहब हुआ करते थे बहुत सीनियर, उनको इमली वाले कलेक्टर साहब के नाम से छत्तीसगढ़ में आपको याद होगा, बहुत पहली बात है कि उन्होंने आदिवासियों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की कि
जो अच्छी चीजें होती थी, महंगी चीजें, चारोली वगैरह, तो वो आदिवासी ऐसे ही बेच देते थे सस्ते में, लेकिन उन्होंने उन लोगों को ये बताई कि इसकी असली कीमत कितनी हो सकती है। ऐसे कई अधिकारी जो हैं जो आम जनभावना से बहुत सोचते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी मिसालें हैं। ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स में कुछ ऐसे अधिकारी हैं कि जिनको थोड़ा रुतबे का शौक रहता है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो ज़मीनी स्तर पर जुड़े रहते हैं और नए नए नवाचार कर जनता को जागरूक करते रहते हैं। ये महिला अधिकारियों में गजब की प्रतिस्पर्धा है और ये पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब एप्टीट्यूड है, हम इसको कह सकते हैं कि पॉजिटिव नज़रिया है कि एक यदि कुछ कर रहा है तो उससे आगे करने की कोशिश, मतलब ये एक बहुत हेल्दी जो हेल्दी कंपटीशन है और ये वास्तव में निश्चित तौर से प्रदेश के विकास में एक नई उड़ान जरूर भरेगा। और इस तरीके के कंपटीशन यदि होती रहेंगे तो हर जिले, हर एक जिला एक उत्पाद, देखिए मध्य प्रदेश का कॉन्सेप्ट है सरकार का, और यदि हर जगह ऐसा हो गया तो फिर देखिए कितना, मतलब एक नया नवाचार हो जाएगा इस मध्य प्रदेश में। लेकिन अधिकारियों का ये रवैया बहुत ठीक है और जनता से जुड़ने वाला है और सरकार की तारीफ करने वाला है कि सरकार की तारीफ करते हैं लोग कि अच्छा हमारे यहाँ जो है वो कलेक्टर भेजा। और देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा मुख्य सचिव है अनुराग जैन, जब वो कलेक्टर रहे तो भोपाल, रतलाम, मंडला, उन्होंने एक एक गांव, मैंने जैसे पहले भी चर्चा हुई है कि उन्होंने एक एक गांव का दौरा किया और अब एक बार वो फिर कलेक्टरों से यही अपेक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे में कि जो कलेक्टर है वो गांव में रात बिताएं, गांव में जाएं, तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे अधिकारी, देखिए अनुराग जैन जी का जो एक्शन अभी हुआ है उसका रिएक्शन दिखने लगा है। जमीन पर उतर कर और जमीनी काम काज में ज्यादा जो है संलिप्तता बढ़ गई है अधिकारियों की जो जिले स्तर पर तैनात ये दिखाता है कहीं ना कहीं जो युवा अधिकारी, खासकर जो सीधी भर्ती के अधिकारी, वो तो कम से कम जो है वो लीक कर काम कर। चलिए, तो इससे और भी अधिकारी जो हैं वो प्रेरणा ले सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी कुछ नया करने का कॉन्सेप्ट लाएं। और हम तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, तमाम अधिकारियों को ये टास्क देना चाहिए कि वो अपने ज़िलों में क्या नया कर रहे हैं, कौन सा नया इवेंट कर रहे हैं, ये ज़रूर सबके लिए एक प्रेरणा बने। उम्मीद हम करते हैं। बहुत शुक्रिया महेंद्र जी आपका, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राजकाज की बात में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।